अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पक्ष पढ़ने के बाद में अब अपन पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार पढ़ रहे हैं अपन, ना कि व्यापार के प्रकार। ओके दोस्तों, अपन ने जो पहले डिस्कस किया था वो व्यापार का प्रकार था और वो 3 स्तर का होता है, स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। अब हम पढ़ रहे हैं सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 2 प्रकार का होता है, एक होता है द्विपार्श्विक और एक होता है बहुपार्श्विक। याद करने की कोई जरूरत नहीं है, नाम से स्पष्ट हो रहा है। द्विपार्श्विक यानी कि 2 पक्षों के मध्य होने वाला व्यापार। बहुपार्श्विक यानी कि बहुत, यानी कि 2 से अधिक या 3 या 4 पक्षों के मध्य होने वाला व्यापार। अब इसमें दोस्तों पक्ष कौन से होंगे, व्यापार किनके मध्य में होगा, 2 देशों के बीच में होगा, 2 राष्ट्रों के बीच में होगा। तो 2 राष्ट्रों के बीच में होने वाला व्यापार द्विपार्श्विक और 2 से अधिक राष्ट्रों के बीच में होने वाला व्यापार बहुपार्श्विक कहलाता है। ओके दोस्तों, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार थे। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ और हानियों की। पहले अपन डिस्कस करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कुछ लाभ होते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कुछ हानियां भी होती है। अपन दोनों की डिस्कस करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ कौन से हैं और इसकी हानियां क्या है। ओके, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ में पहला अपन पढ़ते हैं उत्पादन में वृद्धि। दोस्तों जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में नहीं था उस टाइम पे क्या होता था, उतना ही उत्पादन होता था जितना उस क्षेत्र में खप जाए, उस क्षेत्र में बिक जाए। ओके दोस्तों, जब परिवहन का विकास हुआ और अपने माल को दूरस्थ स्थानों पर भी बेचा जाने लगा तो फिर उत्पादन में वृद्धि हुई, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जाने लगा और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करके विश्व के अलग अलग कोनों में उसे बेचा जाने लगा। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का पहला लाभ ये हुआ कि जो उत्पादन हो रहा था उसमें वृद्धि हुई और उत्पादन में वृद्धि होने की वजह से लोग अपने माल को बेचने लगे और अतिरिक्त मुद्रा यानी जो पहले कमा रहे थे उससे ज़्यादा कमाने लगे। दूसरा इसका जो लाभ है उत्पादन में वृद्धि के अलावा दूसरा लाभ है राष्ट्रीय आय में वृद्धि। अब दोस्तों आपको पता है अगर उत्पादन ज़्यादा होगा, अगर किसी राष्ट्र में किसी माल का उत्पादन ज़्यादा होगा और वो उसे निर्यात करेगा तो उस देश में विदेशी मुद्रा का अर्जन होगा और विदेशी मुद्रा अर्जित होने से उस राष्ट्र की आय, उस राष्ट्र की जीडीपी में ग्रोथ होगा और उस देश का विकास तेजी से होगा। तीसरा लाभ इसका जो आता है वो है अतिरेक का निर्यात। अतिरेक का निर्यात। दोस्तों जब माल उत्पादित किया जा रहा है, जब माल उत्पादित किया जा रहा है और उत्पादित करने के बाद में जो माल अपन काम में ले लेते हैं उसके बाद में जो बचता है उससे एक्स्ट्रा, अतिरिक्त या अतिरेक कहा जाता है। जो माल काम में लेने के बाद में जो बच रहा है उस माल को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात किया जा सकता है और उससे विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है। इसके बाद में आगे वाला जो लाभ है वो है संसाधनों का कुशल प्रयोग। संसाधनों का कुशल प्रयोग। दोस्तों संसाधन जो प्रकृति में उपलब्ध है उनका उपयोग भी कुशलतम तरीके से होगा। कैसे होगा दोस्तों, मैं बता देता हूं कि मान लो किसी देश में खनिज संसाधन उपलब्ध है लेकिन तकनीकी वहां पर उपलब्ध नहीं है, ज्ञान वहां पर उपलब्ध नहीं है, उस संसाधन को काम में लेने का तरीका उनके पास में नहीं है। जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में आएगा तो क्या होगा, उन संसाधनों का प्रयोग भी कुशलतम तरीके से होगा और कम से कम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके अच्छी से अच्छी चीज बनाई जा सकेगी। तो इस प्रकार से एक लाभ ये भी है कि जो प्राकृतिक संसाधन है उनका उपयोग भी कुशलतम तरीके से होगा। इसके बाद में अपन बात करें श्रम विभाजन। श्रम विभाजन को बढ़ावा मिलेगा। जो श्रमिक है उनमें वर्ग बन जाएंगे, उच्च श्रेणी के श्रमिक, कुशल श्रमिक, अकुशल श्रमिक, अर्धकुशल श्रमिक, इस प्रकार से श्रमिकों का विभाजन भी हो जाएगा। सफेद कॉलर के श्रमिक, स्वर्ण कॉलर के श्रमिक,
तो ये विभाजन होने की वजह से जिस श्रमिक के पास में जितना नॉलेज है, जितना ज्ञान है, उसके अकॉर्डिंग उसको पूंजी मिल पाएगी, उसको मजदूरी मिल पाएगी। इसके बाद में बाजार का विस्तार। होगा दोस्तों, बाजार का विस्तार होगा, यस होगा। कैसे होगा? अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में नहीं होगा तो फिर वो जो उस माल के लिए जो मार्केट है वो एक राष्ट्रीय बच जाएगा, एक देश की सीमाओं के अंदर वाला मार्केट बच जाएगा। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में आता है तो मार्केट बहुत बड़ा हो जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पूरा बाजार सामने अपने लिए खुला होता है, तो बाजार का बहुत ज़्यादा विस्तार हो जाता है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगता है, बड़े पैमाने पर उत्पादन। दोस्तों जब बाजार बड़ा हो गया, जब मार्केट अपने लिए इतना बड़ा हो गया, तो फिर उत्पादन भी ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा। जितना उत्पादन करेंगे, जितना माल बेचेंगे, उतनी ही इनकम ज़्यादा होगी, तो उत्पादन भी बड़े पैमाने पर होने लग जाएगा। इसके अलावा वस्तुओं व सेवाओं की उपलब्धता हो जाएगी। दोस्तों किसी देश में अगर किसी प्रकार की वस्तु उपलब्ध नहीं है या किसी प्रकार की सेवा उपलब्ध नहीं है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आ जाने की वजह से हर प्रकार की वस्तु और हर प्रकार की सेवा पूरे विश्व में फैल जाएगी। ओके दोस्तों, क्योंकि हर प्रकार के जो श्रमिक हैं वो एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में जा पाएंगे, और ये जो वस्तुएं और सेवाएं हैं इनकी उपलब्धता हर देश के लिए उपलब्ध हो जाएगी। इसके बाद में अपन बात करें तो मूल्यों में समता। मूल्यों में समता यानी कि समानता आ जाएगी हर देश में। दोस्तों क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए भारत में चीनी का उत्पादन होता है, बांग्लादेश में भी चीनी का उत्पादन हो रहा है। अब बांग्लादेश में जो चीनी का उत्पादन हो रहा है, निर्मित चीनी का जो वैल्यू है, जो मूल्य है, वो बहुत ज़्यादा है भारत की तुलना में। अब दोस्तों अगर भारतीय निर्मित माल, भारतीय चीनी अगर बांग्लादेश में बेची जाएगी तो क्या होगा, बांग्लादेश जो कंपनियां हैं, बांग्लादेशी कंपनियां हैं, उनको भी अपने चीनी मूल्यों में गिरावट करनी पड़ेगी, या फिर भारत के जो मूल्य हैं उनके बराबर उनको बेचना पड़ेगा, तभी वो मार्केट में बिक पाएगी, अन्यथा भारत वाली चीनी जो है वो मार्केट में बिकेगी। तो विश्व के हर क्षेत्र में हर प्रोडक्ट यानी कि हर वस्तु के मूल्य की समानता हो जाती है। और आखिरी लाभ है वो है सांस्कृतिक लाभ। दोस्तों सांस्कृतिक लाभ क्या है? जब एक देश से दूसरे देश में व्यापारी या जो श्रमिक जाते हैं तो वो अपनी साथ अपनी संस्कृति भी ले जाते हैं, अपनी साथ अपनी कल्चर, अपनी भाषा, अपना परिवेश, अपना खान पान, ये भी दूसरे देश में ले जाते हैं। तो क्या होता है, संस्कृति का प्रचार प्रसार होता है, चारों तरफ भाईचारे की भावना बढ़ती है और एक दूसरे की संस्कृति को जानने का मौका मिलता है। ये दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ थे। अब अपन बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की हानियों की। हानियां कौन कौन सी है? दोस्तों एग्जाम में से पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 4 लाभ और 4 हानियां बताइए। तो आपको हानि और लाभ दोनों ध्यान में रखने हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की पहली जो हानि है वो है प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। दोस्तों क्या होता है, जब अपन लाभ वाले कॉलम में अपन चर्चा करते हैं कि क्या होगा, उत्पादन में वृद्धि होती है। ओके, उत्पादन में ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि करने के लिए लोग क्या करेंगे, प्राकृतिक संसाधनों का तेजी से विदोहन करेंगे। मान लीजिए कि एक फर्नीचर उद्योग है, फर्नीचर उद्योग में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने के लिए लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों की कटाई करेंगे और प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन तेजी से होने लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, प्राकृतिक संसाधन प्रकृति में कम उपलब्ध रहेंगे और एनवायरमेंट का जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। ओके दोस्तों, तो पहली हानि यह है प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन तेजी से होगा। दूसरा है देश का एकांगी विकास। एकांगी विकास किससे होगा दोस्तों? मान लीजिए कोई देश है, वो किसी वस्तु को, या उनके पास में नॉलेज कम है, उनके पास में टेक्नोलॉजी कम है, इसलिए वो किसी वस्तु के उत्पादन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उनको करना पड़ता है। अपन उदाहरण उस पर चलते हैं बांग्लादेश और भारत वाले पे। बांग्लादेश में चीनी उत्पादन में टेक्नोलॉजी न होने के कारण, आधुनिक मिलें न होने के कारण उत्पादन में लागत ज़्यादा आती है।
इसलिए क्या होगा, वहाँ की चीनी का मूल्य भी ज़्यादा होगा। भारत में जो चीनी उत्पादित हो रही है वो आधुनिकतम चीनी मिलों में उत्पादित हो रही है, इसलिए उसमें लागत कम आती है, तो चीनी का मूल्य भी कम होगा। अब मान लीजिए कि भारत की कंपनी बांग्लादेश में जाकर अपनी चीनी को बेचती है, तो बांग्लादेश की चीनी जो है, बांग्लादेश की जो चीनी मिलें हैं वो ठप हो जाएगी दोस्तों, चीनी मिलें बंद हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो देश पहले से पिछड़ा हुआ था, जिनके पास में पहले से टेक्नोलॉजी नहीं थी, आधुनिकतम मशीनें नहीं थी, वो अब और भी पिछड़ जाएगा। और जो देश आगे था, जो पहले से आगे था, जो पहले से विकसित था, अब वो देश और भी आगे बढ़ेगा, उस देश का औद्योगिक विकास और भी आगे बढ़ेगा, और जो पिछड़ा हुआ था वो पिछड़ता ही जाएगा। इस यानी कि इसमें क्या होगा, अमीर और गरीब की खाई बढ़ती ही जाएगी। कुछ देश बहुत ज़्यादा विकसित हो जाएंगे, जबकि बहुत सारे देश अविकसित रहेंगे, यानी कि एकांगी देश का एकांगी विकास इसमें होगा, यानी विश्व के संपूर्ण देशों का विकास समान रूप से नहीं होगा। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो आगे वाला पॉइंट आता है विदेशी निर्भरता। अब दोस्तों एक चीज अपन देखते हैं कि कोई देश किसी वस्तु के उत्पादन करने में असक्षम था, यहां पर चलते हैं अपन वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता। अगर कोई देश किसी वस्तु के उत्पादन में असक्षम था तो उसने क्या किया, दूसरे देश से उस वस्तु का आयात करके अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर ली। ओके दोस्तों, अब क्या होगा, जब तक उस वस्तु की कमी महसूस नहीं होगी उसे, तब तक वो उसे बनाने में अपना दिमाग नहीं लगाएगा। तो वो क्या करेगा, जब भी जरूरत पड़ी दूसरे देश से आयात कर लिया, जब भी जरूरत पड़ी दूसरे देश से आयात कर लिया। क्या हो गया, वो पर्टिकुलर रूप से उस देश पर निर्भर हो गया, दूसरे देशों पर निर्भर हो गया। अब मान लीजिए कि कुछ ऐसी घड़ी आ जाए, प्राकृतिक आपदा आ जाए या आपातकालीन घोषणा हो जाए, तो उस समय वो आयात तो नहीं कर सकता, तो बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से विदेशी निर्भरता ज़्यादा बढ़ती है, दूसरे देशों पर निर्भर ज़्यादा हो जाते हैं। और इसके बाद में जो आता है विदेशी प्रतियोगिता का प्रतिकूल प्रभाव, जो अपन ने इसमें पढ़ा वो एक ही बात है। फिर इसके बाद में आता है राजनीतिक दास्तां। दोस्तों क्या आपको पता है, जब भारत बहुत सारे एशियाई देश और बहुत सारे अफ्रीकन देश यूरोपीय देशों के गुलाम बन गए थे, उपनिवेश बन गए थे, क्या कारण था उसका दोस्तों, यही कारण था, जब कोई देश दूसरे देश से निर्मित वस्तुएं अपने देश में आयात कर रहा है, तो वो जो देश निर्यात कर रहा है, उस देश को जो निर्मित वस्तुएं दे रहा है, वो धीरे धीरे उस देश पर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करता है, धीरे धीरे उस देश पर अपना राजनीतिक अधिकार जमाने की कोशिश करता है, और लास्ट में क्या होता है, वो पूरी तरीके से उस देश को अपना गुलाम बना लेता है। जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई सिर्फ व्यापार करने के उद्देश्य से, लेकिन उसने क्या किया, धीरे धीरे पूरे देश को अपने निर्भर कर लिया, अपने अधीन कर लिया, और देश को गुलाम उपनिवेश बना लिया। तो ये थे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ और हानियां। बोर्ड एग्जाम में से पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 4 लाभ व 4 हानियां बताइए, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ बताइए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की हानियां बताइए। ओके दोस्तों, इसके बाद में अपन देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो प्रमुख व्यापारिक संगठन है वो कौन कौन से हैं। आता है दोस्तों, व्यापार के लिए जो प्रादेशिक संगठन बनाए गए हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख संगठन है, उनकी अपन चर्चा करते हैं। प्रादेशिक व्यापार संगठन, प्रादेशिक व्यापार संगठन क्या होता है दोस्तों, भौगोलिक दृष्टि से पास वाले देश, भौगोलिक दृष्टि से समीपता वाले देश आपस में एक संगठन का निर्माण करते हैं और आयात निर्यात के लिए कुछ चीज़ों की शर्तें रखते हैं, उसे प्रादेशिक व्यापार संगठन कहा जाता है। जैसे कि भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश पड़ोसी देश है, आसपास के देश है, भौगोलिक समीपता वाले देश है, तो ये अपनी वस्तुओं के आयात निर्यात से संबंधित कुछ नियमों का निर्माण करते हैं, जिसे प्रादेशिक व्यापार संगठन कहा जाता है। दोस्तों अगर अपन बात करें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए प्रमुख जो व्यापारिक संगठन है उनकी बात करें तो सबसे पहले नाम आता है गेट का। जनरल एग्रीमेंट ट्रेड ऑन टैरिफ, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड ऑन टैरिफ, जिसे ऐसे कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए महासमझौता। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए महासमझौता, GATT, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड ऑन टैरिफ। ओके दोस्तों,
तो ये जो गेट है इसकी दोस्तों स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1948 को। उस टाइम पे लगभग 98 देश, 98 देश इसके क्या थे, सदस्य थे। कब स्थापना हुई थी? 1 जनवरी 1948 को, जब इसमें 98 देश थे। बाद में इस जनरल एग्रीमेंट ट्रेड ऑन टैरिफ को 1 जनवरी 1995 को WTO में बदल दिया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन जिसके वर्तमान में लगभग 168 देश इसके सदस्य हैं। दोस्तों यह एक ऐसा मंच है, यह एक ऐसी जगह है, यह एक ऐसा मंच प्रदान करता है विश्व के विभिन्न देशों को, जो विभिन्न राष्ट्रों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उत्पन्न विवाद को सुलझाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियम कानूनों को बनाने का काम करता है। WTO जिसे विश्व व्यापार संगठन भी कहा जाता है, इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थापित है। इसका मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? स्विट्जरलैंड जेनेवा में है, और इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। इससे पहले इसका नाम था गेट, जो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1948 को। इसके बाद अपन बात करें विश्व व्यापार संगठन और भारत की। दोस्तों भारत इसका पहले सदस्य नहीं था। भारत ने डंकल प्रस्ताव को स्वीकृति देकर जो इसका सदस्य बना वो बना 15 दिसंबर 1993 को। भारत ने इसे मंजूरी दे दी और भारत इसका सदस्य बन गया। ओके दोस्तों, इसके बाद में अपन बात करते हैं भारत के विदेशी व्यापार संबंधी आंकड़ों की, यानी कि भारत का विदेशी व्यापार। भारत का विदेशी व्यापार। दोस्तों भारत के विदेशी व्यापार संबंधी आंकड़ों की अपन बात करते हैं तो आपकी बुक में 2 वर्ष का ब्यौरा दे रखा है, वर्ष 2014-15 का और वर्ष 2015-16 का। 2001 दे रखा है 2014-15 वित्तीय वर्ष 2014-15 का ब्यौरा, और एक दे रखा है वित्तीय वर्ष 2015-16 का ब्यौरा। दोस्तों वर्ष 2014-15 में जो देश से वस्तुएं निर्यात की गई वस्तुओं का जो कुल मूल्य था वो 239 अरब डॉलर था। कितना था? 239 अरब डॉलर। यानी कि देश से, भारत से जो निर्यात की हुई वस्तुएं हैं उनका मूल्य 239 अरब डॉलर था, जबकि देश में इंपोर्ट की गई यानी कि आयात की गई वस्तुओं का मूल्य था 351 अरब डॉलर। 351 अरब डॉलर का मूल्य की वस्तुएं भारत में आयात की गई। दोस्तों अगर निर्यात की गई वस्तुओं का मूल्य कम और आयात की गई वस्तुओं का मूल्य अधिक हो तो वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उस देश के लिए प्रतिकूल या ऋणात्मक होता है। ये अपन ने पहले डिस्कस किया। यानी कि भारत से निर्यात की गई, भारत से बेची गई वस्तुओं का मूल्य कम है और खरीदी गई वस्तुओं का मूल्य ज़्यादा है, तो भारत में क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसा रहा? घाटे में रहा। भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का घाटा हुआ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में घाटा हुआ, और वो कितनी हुआ? 111 अरब डॉलर का। कौन से वित्तीय वर्ष में? 2014-15 में। कितना घाटा हुआ? 111 अरब डॉलर का। अब बात करते हैं अपन वित्तीय वर्ष 2015-16 की। वित्तीय वर्ष 2015-16 में जो निर्यात की गई उन वस्तुओं का मूल्य था दोस्तों 196 अरब डॉलर। 196 अरब डॉलर। और जो आयात जो हुआ उसका मूल्य था 205 अरब डॉलर। यानी निर्यात की गई वस्तुओं का मूल्य 196 अरब डॉलर था और जो आयात यानी कि भारत ने खरीदा उनका मूल्य 205 अरब डॉलर था। यानी कि इस वित्तीय वर्ष में भी भारत को क्या हुआ? घाटा ही हुआ, क्योंकि बेची गई वस्तुओं का मूल्य कम और खरीदी गई वस्तुओं का मूल्य ज़्यादा है, तो वो व्यापार उस देश के प्रतिकूल या ऋणात्मक
होता है। घाटा बात करते हैं, घाटा कितने का हुआ, तो दोस्तों इसमें जो घाटा हुआ वो 99 अरब डॉलर का हुआ। अब देखने वाली बात यह है कि वर्ष 2014-15 में जो घाटा हुआ था वो 111 अरब डॉलर का हुआ था, और वित्तीय वर्ष 2015-16 में जो घाटा हुआ वो 99 अरब डॉलर का हुआ। यानी कि विदेशी व्यापार में जो भारत को घाटा हो रहा था उस घाटे में भी कमी दर्ज की गई, यानी कि घाटा भी घटा। वित्तीय वर्ष 2014-15 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2015-16 में विदेशी व्यापार में घाटे में कमी दर्ज की गई। दोस्तों ये है आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ इसे शेयर करें, उन्हें बताएं, और अगर अच्छा लगा है, आप मेरे साथ बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंच सके। थैंक यू सो मच।